हाँ कर दिया। ठीक। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। अज्ञानता से माँ मुझको अब, अज्ञानता से माँ मुझको अब तार दे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। नमस्कार सभी नमस्कार बंधुओं को, सभी। सभी श्रोताओं को और सभी हमारे चाहने वालों को, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। जय सिया राम, जय हनुमान। तो मित्रों, आज हमारे स्टूडियो में जो शख्सियत पधारी है, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि हमारे इस स्टूडियो के खजाने में एक अनमोल रत्न और बढ़ गया है। हमारा खजाना यूं ही दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, रत्न आते जा रहे हैं और हमारा खजाना जो है वो प्रगति करता जा रहा है। तो आज हमारे स्टूडियो में है आदरणीय कुंवर कुसमेश जी, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं। और आप जीवन बीमा निगम से सेवानिवृत्त हैं। वो जीवन बीमा निगम जो जीवन के साथ भी रहता है और जीने मरने के बाद भी रहता है, वो उसी विभाग से आप सेवानिवृत्त हैं। और आपकी जो रचनाएं हैं वो अभी तो हमारे साथ हैं ही, बाद में भी हमारे साथ वर्षों वर्षों तक रहेगी। आपकी इतनी उत्कृष्ट रचनाएं हैं कि वो भुलाई नहीं भूलती है और बार बार पढ़ने को मन करता है। हम सुनेंगे इनसे, रचनाएं भी सुनेंगे, बात भी करेंगे और इनका परिचय भी जानेंगे, इनके बारे में बहुत कुछ जानेंगे। जो इन्होंने अब तक लोगों से छिपा कर रखी है, वो बातें भी मैं चाहूंगा कि मैं इनके मुंह से कहलाऊं और आप लोग उस बात को जाने। तो आदरणीय, हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें उससे पहले आपकी वाणी से 4 लाइनों में माँ सरस्वती का आह्वान हो जाए और माँ सरस्वती पटल पर विराजमान हो जाए तो अति उत्तम रहेगा। जी, जैसा आपका आदेश है। सबसे पहले तो आपको और आपके इस पटल को मैं प्रणाम करता हूँ कि मुझे यह अवसर दिया आपने और आपके पटल ने कि मैं आप सबके रूबरू हो सकूं। तो जैसा आपका आदेश है, मैं माँ सरस्वती आदेश नहीं, अनुरोध है सर, आदेश नहीं है, अनुरोध है। माँ सरस्वती के चरणों में 2-4 पंक्तियां रखता हूँ वंदना स्वरूप। तो चलिए मैं तरन्नुम में पढ़ देता हूँ वंदना। तो हाजिर है वंदना। करता हूँ शुरू मैं काव्य पाठ, करता हूँ शुरू मैं काव्य पाठ। तुझे शीश नवा कर मां और तेरी ही कृपा से छलक रही गीतों की गागर मां। क्या बात। बंद भी हाजिर कर देते हैं। माँ सरस्वती तुमको मेरे
गीतों के बोल बुलाते हैं। माँ सरस्वती तुमको मेरे गीतों के बोल बुलाते हैं। आओ आकर मेरे स्वर में तुम दो रस घोल बुलाते हैं। और साहित्य जगत में चमकूं मैं, साहित्य जगत में चमकूं मैं, बन कर के दिवाकर क्या बात। मां। तेरी ही कृपा से छलक रही गीतों की गागर मां। एक चरण स्पंदना का और मैं रखता हूँ। तेरी महिमा से महक रहा सारा जग, सारा वन उपवन। तेरी महिमा से महक रहा सारा जग, सारा वन उपवन। स्वीकार करो वीणा पाणी अपने सुत का 100 बार नमन। बैठा हूँ तुम्हारे चरणों में, बैठा हूँ तुम्हारे चरणों में, सुध बुध बिसरा कर मां। और तेरी ही कृपा से छलक रही गीतों की गागर मां। करता हूँ शुरू मैं काव्य पाठ तुझे शीश नवा कर मां। तेरी ही कृपा से छलक रही गीतों की गागर मां। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसी मधुर शब्दों को और मधुर वाणी को सुनकर के तो माँ सरस्वती भी यहाँ आने को मजबूर हो गई है और हमारे पटल पर विराजित हो गई है। हमारे साथ में महनूर अबेदी जी जुड़ी हैं। बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आपका आभार है कि आप पटल पर आई और हमारा आपने साहस बढ़ाया, हमारे को आपसे बहुत ऊर्जा मिली है। तो आदरणीय, मेहरबानी महमूद साहिबा आपकी जी। तो आदरणीय, ये जो विधा आपने सीखी है, ये जो कला आपने सीखी है, या इस क्षेत्र में जी आप आए हैं, तो क्या आप पहले शख्स परिवार में हैं या आपके परिवार में और भी कोई आपसे पहले थे या आपके साथ हैं? सर, अगर आप हमसे सही पूछे तो मैं तो यही कहूंगा कि ये ऊपर वाले की कृपा है। जो ऊपर वाले ने मुझको दिया है मैं समाज के सामने रखने की कोशिश करता हूँ अपने शब्दों में, और ये उसकी ही देन है। जहां तक ये परिवार में अन्य लोग से जुड़े हुए रहे कविता से या नहीं, तो मैं एक भाई और मेरी एक बहन, हम लोग 3 लोग परिवार में थे। माँ बाप के हम 3 ही बच्चे थे, एक मेरे बड़े भाई, एक मेरी मुझसे बड़ी बहन और मैं। इन तीनों में कविता लिखने वाला मैं ही मुझ पर ही कृपा हुई है भगवान की, बस मैं यही कहता हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पारिवारिक देन भी ये मिलती है, कई लोगों को विरासत में भी ये चीजें मिलती है, इसलिए मैंने आपसे ये प्रश्न किया जी था। जी नहीं, हाँ, कविता लिखने का कृपा भगवान ने मेरे ही ऊपर करी, जो मैं नतमस्तक हूँ उनके सामने। माँ सरस्वती की कृपा आप पर ही बरसी है और आप जी पर ही जी खूब जो है, और बरसी भी इस तरह से है कि मतलब जो है कहीं आर पार ही नहीं रखा है उन्होंने।
अरे सर, तो सर ये यात्रा कब से प्रारंभ हुई आपकी? सर ये मुझे साहित्य में काम करते हुए लगभग 40 साल हो गए हैं। 40 साल से लगभग मेरा लेखन चल रहा है। और ये जरूर है कि उस समय मैं सर्विस में था, तो रफ्तार भले ही कम रही होगी मेरी, क्योंकि दिनचर्या सर्विस क्लास आदमी की ऐसी होती है, क्योंकि ऑफिस में भी व्यस्तता रहती है बहुत सारी, तो रफ्तार भले कम रही हो। और रफ्तार इधर मेरे रिटायरमेंट के बाद में, मैं फरवरी 10 में रिटायर हुआ हूँ, उसके बाद से इसकी रफ्तार थोड़ी बढ़ी है, बढ़ गई है। ऐसा मैं कह सकता हूँ। बाकी जो ऊपर वाले ने चाहा लिखाया मुझसे, वो मेरी कलम से निकला और आप सबके सामने धीरे धीरे आता रहता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो छात्र जीवन में आपको ये शौक नहीं था? नहीं सर, छात्र जीवन में मैं लिखता नहीं था, लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता था। खास तौर से गजलें सुनना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। तो मैं सुनता था, जो चाहे रेडियो में हो, चाहे कभी सम्मेलन मुशायरे हो रहे हो, वहां सुनने भी मैं जाता था जब मैं छात्र जीवन में था। तो मुझे गजलें सुनने का बहुत शौक था, और मुझे बड़ी प्यारी लगती थी गजलें। तो ये मैं कह सकता हूँ मुझे सुनने का शौक था। लेकिन लेखन लगभग 40 साल पहले ही शुरू हुआ, और ये मेरा आज भी सफर लगभग 40 साल का है जो आपके सामने है। तो सर आपको यदि याद हो आपके जीवन की पहली गजल या पहली कविता, अगर याद हो तो उसके 2 बोल गुनगुना दीजिए। पहली तो अब मुझे याद करना पड़ेगा, ये तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उस हाँ समय मैं, की उस समय की कोई और हो। हाँ उस समय उस कार्यकाल की, अगर आप कहें हाँ तो मैं आपको सुना हाँ हाँ सकता हाँ, हूँ, एक उसी, आध हाँ हाँ, समय की मैं बिल्कुल सुना बिल्कुल। सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल सर। तो मैं आपको हमारे उस साथ समय में की, हाँ, हमारे साथ में रश्मि सक्सेना जी बहन जुड़ गई हैं। आपका बहुत अरे बहुत वाह, स्वागत है रश्मि जी। बहुत बहुत नमस्कार आपका रश्मि जी। धन्यवाद, आपका आभार। आप पटल पर पधारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ सर। हाँ तो सर मैं बहुत पहले मैंने लिखी थी, लगभग उसी जब मैंने लेखन शुरू किया था उसी दौरान की ये है गजल, हाँ जो हाँ मैं हाँ। आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। आपने कहा तो मुझे थोड़ा याद आ गया, मैं आपके सामने रखता हूँ। शुरुआती दौर की गजल है, तो हाजिर है गजल का मतलब आपके ओल्ड इज गोल्ड, सामने। ओल्ड इज गोल्ड। अरे सर उस देखिए, तो गजल का मतलब मैं रखता हूँ, उस समय की ये गजल है, बहुत पुरानी मेरी कही हुई। स्वागत है। सबको सबको शिकायतें हैं बहुत इस जहान से, सबको शिकायतें हैं बहुत इस जहान से, सबको शिकायतें हैं बहुत इस जहान से, इठला रहा है वक्त मगर इत्मीनान से, वाह। इठला रहा है वक्त मगर इत्मीनान से, इठला रहा है वक्त मगर इत्मीनान से। और शेर देख ले साहब, कि गैरों के घर की आग बुझाने में जो लगा, गैरों के घर की आग बुझाने में जो लगा, गैरों के घर की आग बुझाने में जो लगा, उठने लगा धुआं है उसी के मकान से, हाँ 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 उठने हाँ। लगा धुआं है उसी के मकान से, उठने वाह। लगा धुआं है उसी के मकान से। और शेर देख ले साहब, कि हैरत है देख देख के खंजर की तशनगी, हैरत है देख देख के खंजर की तशनगी, हैरत है देख देख के खंजर की तशनगी, अब तो खुदा के वास्ते निकले न म्यान से, अब हाँ हाँ तो हाँ हाँ। खुदा के वास्ते निकले न म्यान से, अब तो खुदा के वास्ते निकले न म्यान से। और देखिए साहब, लोग कहते हैं कि जो भी हालात हो, एक ना एक दिन भगवान अवतरित होगा, आएगा और सब परेशानियां दूर कर देगा, ऐसा लोग सोचते हैं। दरअसल ऐसा कुछ
होने वाला नहीं है। और मैं एक शेर के माध्यम से अपनी बात आप तक पहुंचाता हूँ। सब कुछ आदमी के अपने हाथ में है। शेर आपके सामने हाजिर है कि हाथों में आपके है बनाए या बिगाड़े, हाथों में आपके है बनाए या बिगाड़े, हाथों में आपके है बनाए या बिगाड़े, उतरेगा फरिश्ता न कोई आसमान से, उतरेगा फरिश्ता न कोई आसमान से, उतरेगा फरिश्ता न कोई आसमान से। अब देखिए साहब, कभी कभी बड़ी गंभीर बात बड़े सरल शब्दों में निकल करके आ जाती है शेर के माध्यम से। तो मैं ऐसा ही एक शेर आपके सामने रखता हूं। तो हाजिर है ये शेर भी कि ये वक्त है बेइंतहा ताकत है इसके पास, ये वक्त है बेइंतहा ताकत है इसके पास, ये वक्त है बेइंतहा ताकत है इसके पास, लड़ना पड़ेगा फिर भी इसी पहलवान से, लड़ना पड़ेगा फिर भी इसी पहलवान से, लड़ना पड़ेगा फिर भी इसी पहलवान से। जहाँ इतने शेर हुए वहां एक मक्ता भी आपके सामने मैं रख देता हूँ कि माना कदम कदम पे है दुश्वारियां कुंवर, माना कदम कदम पे है दुश्वारियां कुंवर, माना कदम कदम पे है दुश्वारियां कुंवर, डरना नहीं है फिर भी किसी इम्तिहान से, डरना नहीं है फिर भी किसी इम्तिहान से, सबको शिकायतें हैं बहुत इस जहान से, इठला रहा है वक्त मगर इत्मीनान से। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मित्रों, आप उस शहर से है जिसे नजाकत का शहर कहा जाता है, जिसको गजलों का शहर कहा जाता है, उसी शहर से आप हैं। तो आप में नजाकत भी है, आपके शब्दों में नजाकत भी है, और आपके शेरों में वजन भी है। कहते हैं, मैं गजल के मामले में इतना नहीं समझता हूँ, लेकिन फिर भी कहते हैं कि गजल वो होती है, शेर वो होता है जिसमें वजन हो। बिना वजन का शेर जो है वो शेर नहीं कहलाता है, वो तो गीदड़ बन जाता है। तो आदरणीय, हम चाहेंगे कि आप हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि गजल सीखने के लिए प्रारंभ में क्या करना चाहिए, क्योंकि आपने गजल की बहुत लंबी यात्रा करी है। तो हमें कुछ दीजिए, हमें कुछ समझाइए कि हमें गजल सीखने के लिए क्या करना चाहिए। हाँ सर, देखिए ये सवाल अक्सर मेरे सामने आता रहता है। मैं अपने तजुर्बे से जो बता सकता हूँ वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए साहब, दो रास्ते हैं गजल कहने के। एक रास्ता तो ये है कि गजल का जो व्याकरण है उसको आदमी सीख ले, और जो भी उसके अंदर भाव उमड़ घुमड़ रहे हो उसको उस शिल्प में बांधने की कोशिश करे। इसकी कुछ निश्चित बहरे हैं, उन पर बांधने की कोशिश करे। वो बहरे जब गजल का व्याकरण आदमी सीखेगा तो उसको पता चल जाएंगी। एक तो ये तरीका है। ये तरीका थोड़ा सा मेहनत मांगता है, इसके लिए मेहनत की जरूरत है, और अगर लगन होगी तो समय मांगता है, मेहनत मांगता है, रुझान मांगता है। अगर गजल की तरफ रुझान होगा तो आदमी फिर बहर के बारे में और उसके वजन के बारे में, अरकान के बारे में सीख लेगा, समझ लेगा। एक दूसरा रास्ता है, ये थोड़ा सा आसान कह सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल 100% करेक्ट गजल उस रास्ते से कही जाए ऐसा नहीं मैं कह सकता हूँ। लेकिन एक रास्ता है, वो दूसरा, जैसे ये रास्ता है बहर का, गजल का बहर में कहने का ये रास्ता है कि उसका व्याकरण सीख लिया जाए। ऐसे ही एक रास्ता है गजल को लहर में कहने का। लहर का मतलब अपने लहर का मतलब ये कोई धुन पकड़ ली किसी गजल की, उसी पर अपने शब्दों को ढालना शुरू कर दिया, ये उसको लहर कह सकते हैं आप।
मतलब एक धुन पकड़ ली किसी गजल की, उस पर अपने शब्दों को बैठा ले हैं। तो ये भी एक तरीका है कि गजल की धुन पकड़ ली और उस पर अपनी गजल कहने की कोशिश करें। अगर सही धुन पकड़ ली है तो गजल भी सही हो जाएगी, ये भी पक्की बात है। लेकिन बहुत सारी धुनें हैं जो आपस में मैच करती हैं। 2-3 बहरें ऐसी हैं जो आपस में ओवरलैप करती हैं, क्लैश करती हैं। तो ऐसी संभावना धुन पकड़ के गजल कहने में ये होती कई बार कि कोई मिसरा तो बहर में आ गया लेकिन कोई मिसरा बेबहर हो गया, या कोई मिसरा एक बहर पे, दूसरा मिसरा दूसरे बहर पे चला गया, धुन लगभग सेम होने के कारण। तो ये थोड़ा सा एक फैक्टर है उसके अंदर। अगर आप धुन पकड़ के कोई आदमी, जिसको मैं अपने शब्दों में लहर में कह रहा हूँ, कहे गजल, लेकिन अगर साथ ही साथ व्याकरण भी सीख ले उसका, तो मैं समझता हूँ फिर 100% सही गजल कहेगा, ये भी पक्की बात है। बस यही दो रास्ते, तीसरा कोई रास्ता नहीं सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मित्रों, ये 2 रास्ते आपने बताए हैं, लेकिन सही रास्ता तो वही है जो पहला रास्ता है, जिसमें निपुणता आपको मिलेगी। बिल्कुल निपुणता बिल्कुल। के लिए तो आपको प्रथम रास्ता ही पकड़ना पड़ेगा, व्याकरण सीखनी ही पड़ेगी, उसकी आत्मा को सीखना पड़ेगा। जब तक आप उसकी आत्मा को नहीं सीखेंगे, आप उसका स्वरूप तैयार नहीं कर सकते। बिल्कुल सही सर। तो इसीलिए सर मैंने पहली वाली बात पर इसीलिए मैंने जोर दिया था कि अगर व्याकरण सीख ले आदमी तो फिर गलती की संभावनाएं नहीं के बराबर है। मित्रों, लोग कहते हैं कि गजल लिखी तो जाती है लेकिन लिखने से ज्यादा कही जाती है। गजल को कहना जो है वो एक शिल्प है। लिखना तो जी शिल्प है ही, जी लेकिन कहना भी एक शिल्प है। और वही शिल्प, जी। उसी शिल्प में हम आदरणीय से अब अगली गजल सुनने जा रहे हैं। वो गजल कौन सी है, ये आप सुनिएगा कि किस तरह से गजल कही जाती है और किस तरह गजल में प्राण फूंके जाते हैं, जान डाली जाती है अपनी कला से। अपने एक गजल को लोग कई तरह से कहते हैं, कई तरह से पढ़ते हैं, लेकिन जो सही ढंग से पढ़ लेता है, सही ढंग से उसमें जान डाल देता है, सुनने में भी आनंद आता है, श्रोताओं की भी तालियां मिलती है और वाहवाही मिलती है। तो आदरणीय, स्वागत है आपका। ठीक है सर। तो मैं, देखिए सब गजल भी एक तो कदीमी गजल जिसको कहते हैं, रिवायती गजल, पुराने जमाने में जो गजल कही जाती थी वो हुस्न और इश्क, जाम और मीना पर, आप भी जानते, सभी जानते हैं, उस पर कही जाती थी। लेकिन जैसा समय बदला, धीरे धीरे समय भी बदलता गया और उस समय के बदलाव के कारण गजल ने भी अपना थोड़ा सा रुख बदला है। रुख इस तरह से बदला है कि जो हालात हाजिरा है, यानी वर्तमान में जो भी दिक्कतें इंसान के सामने आ रही हैं, आदमी झेल रहा है, तो उन पर कोशिश कर रहा है इंसान गजल कहने की। वर्तमान हालात पर, वर्तमान परिदृश्य पर, तमाम सारी जो कशमकश है उन पर भी गजल कहने की कोशिश करता है, करने लगा है इंसान। ये पिछले काफी सालों से ऐसा देखने में आ रहा है। और इस शायरी को, पहली वाली शायरी जिसमें हुस्न और इश्क, जामो मीना हुआ करते थे, उसे कदीमी शायरी कहते हैं। और जो वर्तमान हालात पर शायरी कही जाती है उसे जदीद शायरी कहते हैं। तो जदीद शायरी पर भी गजलें कही जा रही। मैं आपको अभी फिलहाल जो गजल सुनाने जा रहा हूँ जदीद शायरी पर है। तो जदीद शायरी के तहत मैं एक गजल आपके सामने रखता हूँ। तो हाजिर साहब, गजल का मतला। स्वागत है सर, इरशाद। बुजुर्गों का मेरे सर पर अगर साया नहीं होता, बुजुर्गों का मेरे सर पर अगर साया नहीं होता, गमे दौरा से बचने का कोई रास्ता नहीं होता, गमे दौरा से बचने का कोई रास्ता नहीं होता। शेर देख ले साहब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
वो औरत जानती है दर्द बे औलाद होने का, हाँ, वो औरत जानती है दर्द बे औलाद होने का, कि जिसकी गोद में अपना कोई बच्चा नहीं वाह, होता, क्या बात, कि बहुत सुंदर, बहुत जिसकी सुंदर। गोद में अपना कोई बच्चा नहीं होता। और ये शेर भी समाप्त कर लें। बड़ी मजबूरियों में जिस्म का सौदा किया उसने, हाँ, बड़ी मजबूरियों में जिस्म का सौदा किया उसने, जन्म से ही तवायफ का यही पेशा नहीं उसका, होता, वाह क्या बात है, नहीं होता। जन्म से ही तवायफ का यही पेशा नहीं होता। क्या बात है, बहुत सुंदर। और एक शेर और भी मुलाहिजा कर लें। हाँ, एक शेर मैं आपके सामने और रखता हूँ। न जाने किस तरह करता मैं सेवा आदमियत की, न जाने किस तरह करता मैं सेवा आदमियत की, अदब का मेरे हाथों में जो सरमाया नहीं होता, वाह, क्या बात, अदब का बहुत सुंदर। मेरे हाथों में जो जो सरमाया सरमाया नहीं नहीं होता। होता। और देखिए साहब, बहुत सुंदर। ये तो जदीद जदीद शायरी के तहत था। इसी के अंदर एक मैं रूमानी शेर भी डालते हुए आपके सामने हाजिर करता हूँ। तो एक रूमानी शेर भी इसी के अंदर मैं आपको सुनाता हूँ कि नजर आता न मैं खाना तेरी आंखों में जो मुझको, नजर आता न मैं खाना तेरी आंखों में जो मुझको, तेरी आंखों का दीवाना मैं इस दर्जा नहीं होता, क्या बात है, वाह वाह, बहुत तेरी आंखों का दीवाना मैं इस दर्जा नहीं, नहीं नहीं होता। होता। और बहुत मकता भी समाप्त कर ले सर। फकीरी रास आ जाती है अक्सर हम फकीरों को, फकीरी रास आ जाती है अक्सर हम फकीरों को, बला से हाथ में अपने कुंवर पैसा नहीं होता, क्या बात, बला बहुत से हाथ में अपने कुंवर पैसा नहीं होता, और बुजुर्गों का मेरे सर पर अगर साया नहीं होता, गमे दौरा से बचने का कोई रास्ता नहीं नहीं होता। होता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर श्रीमान जी, बहुत सुंदर जनाब। आपने तो इस गर्मी में जो है अपनी गजलों की बौछारें बरसा करके ठंड पैदा कर दी। आपने मौसम को सुहाना बना दिया है। सर बहुत सर सुहाना मौसम हो गया है, ऐसा लग नहीं रहा है कि गर्मी है। तो सर आप अपनी उपलब्धियों के बारे में कुछ बताएं, इस क्षेत्र में जो हाँ आपने सर, उपलब्धियां।
हाँ सर, देखिए वैसे तो मैंने बताया कि मुझको लिखते हुए लगभग 40 साल हो गए हैं, और मैं फरवरी 10 में रिटायर हुआ LIC से। और लिखने को तो मैं 40 साल से लिख रहा हूँ, लेकिन मेरा अपना जो एक मानना भी था, और ये ठीक भी है, मुझे पहले भी लगता था, अब भी लगता है कि गजल दरअसल अरबी अरबी और फारसी से होती हुई उर्दू में आई, और उर्दू से होती हुई हिंदी में आई है। ये बात हम सभी जानते हैं। और इसका इस कारण से ये बात भी सही है कि इसका जो व्याकरण है, जिसे हम लोग उर्दू में अरूज कहते हैं, छंद शास्त्र कहते हैं, वो भी वहीं से आया है। यानी अरबी फारसी से होता हुआ उर्दू में आया, और फिर आप कह सकते हैं कि उर्दू से होता हुआ हिंदी में आया। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत हिंदी वालों के सामने ये थी कि जो किताबें अरूज की थी, यानी गजल की व्याकरण की थी, वो थी सारी की सारी उर्दू में। तो जो लोग हिंदी में गजल कहना चाह रहे थे, वो उसकी व्याकरण बारीकियां ठीक से नहीं समझ पाते थे, और नतीजा ये है कि व्याकरण भी नहीं पूरा समझ पाते थे, क्योंकि किताब हिंदी में उसकी उपलब्ध नहीं थी, उर्दू में थी। और उर्दू का जानकार ना होने के कारण हिंदी वालों के सामने बहुत बड़ी दिक्कत थी। तो सबसे पहले जहां उपलब्धि की आप बात करें, तो मैंने अपने मन में ये ठान रखा था पहले से ही, जब मैं सर्विस में था और लिख रहा था तभी से, कि मैं रिटायरमेंट के बाद में सबसे पहले उर्दू सीखूंगा। अच्छा, वाह। तो मैं जब रिटायर हुआ फरवरी 10 में, तो मैंने एक हाजी साहब को ट्यूटर लगाया। अच्छा, अब मैं रिटायर हो गया था, आप समझ सकते हैं कि उस समय मेरी उम्र 60 साल की थी, फरवरी 10 में, है ना। और जो साहब मुझको पढ़ाने के लिए मैंने जो अपने ट्यूटर लगाया, उनकी उम्र 45 साल की थी, हाजी साहब की। शायद नेट से कट गए हैं भाई साहब। बहरहाल मैं अपनी बात जारी रखता हूँ, वो तो आ ही जाएंगे। तो वो जो हमको पढ़ाने के लिए हाजी साहब आते थे, उन्होंने हमसे कहा कि सर जी, वो आपकी क्या एज है? मैंने कहा भाई मेरी एज तो 60 साल है। तो कह रहे सर, मुझे आपको पढ़ाने में कुछ शर्म आएगी, क्योंकि मेरी उम्र 45 साल है, आपकी 60 साल है, मुझे बड़ी शर्म आ रही पढ़ाने में आपको उर्दू। हमने कहा भाई, अब शर्म तो मुझे आनी चाहिए कि मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ। हाँ, तो मुझे तो कोई शर्म नहीं है, तो आपको फिर इसमें क्या शर्म आनी, आप मुझे पढ़ाइए। और मैंने ये भी कहा कि मैं आपको ऐसा नहीं पढ़ूंगा, मैं बाकायदे आपको फीस दूंगा। आप हमें अपनी पहले फीस बता दीजिए कि आप कितनी लेंगे हर महीने, फिर आप मुझे पढ़ाइए और मैं आपको फीस दूंगा, पढ़ूंगा। लेकिन ना, मुझे उर्दू लिखना पढ़ना सीखना है। लेकिन अब उनकी भी बड़ी कृपा रही, बड़ी मेहरबानी रही, उन्होंने अपनी हाँ स्वीकृति दे दी, मंजूरी दे दी, और फिर उन्होंने मुझे पढ़ाना शुरू किया। और लगभग 1 साल तक उन्होंने मुझको उर्दू लिखना पढ़ना बहुत अच्छी तरह से सिखा दिया। और फिर उन्होंने कहा कि अब आप सीख चुके हैं, अब आप एक उर्दू का अखबार अपने घर में खरीद के प्रैक्टिस करने की जरूरत है, अब हमारी कोई जरूरत नहीं है। तो अखबार पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, और हम 2-3 दिन में एक बार इधर से गुजरेंगे, तो आपको जो भी उर्दू के अखबार पढ़ते समय शब्द ना समझ में आए, आप लाल स्याही से गोला मार लिया करिए, मैं आकर के उसको आपको बता दूंगा। और फिर मैं ये देखूंगा कि मुझे पढ़ाने में ऐसी कौन सी चीज रह गई जिसकी वजह से आप इसके हिज्जे नहीं लगा पाए, इस शब्द को नहीं पढ़ पाए, तो मैं वो भी बता दूंगा। तो धीरे धीरे आपकी जो दिक्कतें वो खत्म होती जाएंगी, और आराम से आप पढ़ने लगे। तो वो बेचारे फिर 1 साल के बाद में वो फिर उन्होंने पैसा नहीं लेना बंद कर दिया, और 2-2 3-3 दिन में इधर से गुजरते थे। मैंने अखबार भी लगा लिया उर्दू का, और फिर वो जहां जहां मैं नहीं पढ़ पाता तो वो गोला लगा लेता था, मैं लाल स्याही से, वो मुझे बता देते थे। तो ये सफर मेरा चला। जब मैं लगभग 2 साल हो गए और मुझे ऐसा लगा कि अब मैं ठीक ठाक लिख पढ़ लेता हूँ उर्दू, कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया, ऐसा आप कह सकते हैं, है ना। तब उनको भी लगा, उन्होंने कहा कि सर, अब मेरी भी जरूरत आने की नहीं है, अब आप लिख पढ़ लेते हैं, अब अपना आप कर सकते हैं आराम से काम उर्दू में जो चाहे। तब मैंने एक और जो पहले ठान रखा था कि मैंने उर्दू का व्याकरण सीखना है मुझे, गजल का व्याकरण जो उर्दू में उपलब्ध है। हाँ, तब मैंने फिर यही लखनऊ में एक वाली आशी साहब की दुकान है उर्दू की, मैं वहां गया, मैंने उनसे किताब मांगी, किताब जो अरूज की किताब है शायरी की, वो दे दीजिए। उन्होंने मुझे किताब दी, फिर मैंने उसको पढ़ा। फिर जब मैंने पढ़ा तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ,
फिर मैं दोबारा गया, मैंने कहा सर इससे बेहतर किताब दीजिए। तो उन्होंने कहा सर मेरे पास नहीं, मैं दिल्ली का पता दे देता हूँ और आप वहां से मंगवाइए, अच्छी से अच्छी आपको रूस की किताब मिल जाए। फिर मैंने और किताब, तो इस तरह से मैंने जब कई किताबें उर्दू और रूस की पढ़ ली, तब मैंने सोचा कि हिंदी वालों के सामने जो दिक्कत है कि उनके सामने गजल का व्याकरण उपलब्ध नहीं है, तो मैं क्यों ना ये काम, यानी गजल के व्याकरण की किताब हिंदी में निकाल दूं, जिसका फायदा हिंदी वालों को मिले। वाह, क्या सोचते हो, क्या विचार थे, बहुत। और तब मैंने जो है गजल के व्याकरण की किताब हिंदी में निकाली। पहले एक किताब निकाली सरल अरूज नाम से, और वो किताब अच्छा। मेरी बिक गई। सरल अरूज ये किताब है मेरी, जो मैंने सबसे पहले निकाली थी, शायद दिख रही होगी। हाँ दिख रही है सर, दिख रही है। हाँ शायद दिख रही होगी। हाँ, ये हाँ, दिख मैंने रही है। 2018, हाँ 18 में निकाली, और ये किताब एक साल में ही लगभग मेरी सारी किताब बिक गई। इससे मुझे ये लगा कि लोग जो है वो जानने के और सीखने के कितने इच्छुक थे। सारी किताबें बिक जाने का ये मतलब बिल्कुल साफ है। और तब जो भी मुझे जिन लोगों ने किताब खरीदी, उनके जो फीडबैक मिले कि सर अगर फला चीज और बता देते या फला चीज का एग्जाम्पल और देते थे तो अच्छा रहता, तो मैंने उन सबके सवालों के जवाब को समेटते हुए एक दूसरी किताब भी निकाली। ये है ऐवान अरूज। ये हमारे गजल के व्याकरण की दूसरी किताब है, और ये मैंने निकाली तो कम से कम मेरे मन में जो एक इच्छा थी कि मैं हिंदी वालों की ये सेवा कर सकूं कि भाई गजल का व्याकरण आप कहते हैं हिंदी में नहीं है, इस वजह से हम नहीं समझ पाते, तो लीजिए मैं आपके सामने ये परोस देता हूँ, अब मेहनत आपको करनी है। तो ये काम मैं, और बाकी मुझे कई संस्थाओं से पुरस्कार भी मिले। ये तो खैर ठीक है, मैं इसको बहुत नहीं मानता, हमारा काम साहित्य की सेवा करना है। मैं पुरस्कार को बहुत ज्यादा महत्व भाई साहब नहीं देता हूँ। ठीक है मिले हैं तो जैसे ये आम इंसान की खुशी होती है उतनी खुशी मुझे भी हुई, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं महत्व बहुत ज्यादा पुरस्कारों को नहीं देता हूँ। और बस सेवा अगर मैं ईमानदारी से कर सकूं तो मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार वही है ऐसा। और मेरी अभी तक तो 8 किताबें मेरी निकल चुकी हैं, जिनमें गजल 8 किताबें निकल चुकी हैं, जिनमें 2 गजल के व्याकरण की निकल चुकी है, मैंने आपको दिखाई, और 3 किताबें गजल की निकल चुकी है, 1 मुक्तक की निकल चुकी है, 1 पर्यावरण पर दोहे की निकल चुकी है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के हमारी लगभग 8 किताबें निकल चुकी है। बहुत सुंदर। ये सर साहित्यिक सफर है। हमने आपको प्रारंभ में ही कहा था कि हमारे खजाने में एक अनमोल रत्न और जुड़ गए हैं, तो वो अनमोल रत्न की अब जो है परख देखिए आप उसकी चमक देखिए, दमक देखिए। ये वही अनमोल रत्न है जिन्होंने हिंदी की सेवा में उर्दू की जो किताबें व्याकरण जो थी उसको हिंदी में लिख करके इन्होंने हिंदी चाहने वालों के सेवा में जो उसको पेश करी है। तो आदरणीय, यदि कोई हमारा चाहने वाला या उर्दू सीखने वाला इस किताब को मंगाना चाहे या कहीं से खरीदना चाहे तो उसका क्या साधन है, कुछ जगह बताएंगे आप ऐसी? सर बड़ा आसान सा तरीका है कि मैं अपना मोबाइल नंबर बता देता हूँ। वो मोबाइल नंबर, हाँ, जिसको भी जरूरत हो नोट कर ले, आप चाहे तो इस पर भी नोट कर सकते हैं। जिसको भी जरूरत हो वो मुझसे संपर्क उस नंबर पर कर ले और उसको किताब मिल जाएगी। इस किताब की कीमत जो है वो 300 रुपया है। 50 रुपया पोस्टल चार्जेस है भेजने का, स्पीड पोस्ट से या जैसे भी मैं भेजता हूँ रजिस्टर्ड डाक से, लगभग 40-50 रुपए लग जाते हैं। तो 300 रुपए किताब की दाम और प्लस 50 रुपया, 350 रुपए जमा करने पे किताब मिल जाएगी। मेरा मोबाइल नंबर है 9415188546। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, 9415188546। इस पर यही व्हाट्सएप नंबर भी है और ये इसी पर कॉलिंग भी आप कर सकते हैं। और इस पर जिनको भी जरूरत हो अगर वो मुझसे संपर्क कर ले, चाहे व्हाट्सएप पर ऐड करके या फोन से, तो मैं उनको बता दूंगा कि कैसे पैसा जमा करना है और कैसे उनको किताब मिल जाएगी। तमाम किताबें हमारी आजकल तो जो है जमाना उसका है, पेटीएम का है। पेटीएम से भी आपको पैसा मिल सकता है। जी सर, पेटीएम से भी किसी भी तरीके से भी आपको पैसा मिल सकता है। बिल्कुल। मैं वो QR कोड वगैरह अकाउंट नंबर भेज दूंगा,
जिसको भी हाँ। लेना हो उससे भी पेटीएम से चाहे गूगल पे से जैसे भी चाहे पे कर सकता है, और अपना एड्रेस दे देगा तो मैं भेज दूंगा। आप बहुत सुंदर। चाहे तो मैं ये यहाँ पे आपने लिख दिया 9415518554, ठीक है, ये लिखा हुआ मेरा नंबर, शायद महनूर साहिबा ने लिख दिया है या हाँ, आपने इन्होंने लिखा लिख है, दिया लिख है, दिया। इन्होंने हाँ, लिखा है, बहुत अच्छा है। महनूर साहिबा ने महनूर लिखा है, साहिबा, बहुत बड़ी बढ़िया। बड़ी इनायत आपकी, आपने लिख दिया है, बिल्कुल बहुत अच्छा किया मैडम आपने, थैंक यू। हमारे साथ में आदरणीय गणेश प्रसाद जी गौतम प्रज्ञेश जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गणेश प्रसाद जी। और एक और हस्ती प्रमोद मिश्र जी निर्मल हमारे हाँ साथ हाँ जुड़े हाँ। हैं। बहुत अच्छे जी कवि जी हैं, जी बहुत अच्छे लेखक हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत आपका। आपने भी आपके नंबर लिख दिए हैं। बहुत धन्यवाद जी आपका जी 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 सर, प्रमोद जी, बहुत 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 धन्यवाद। शुक्रिया सर, जी तो बहुत सर बहुत फिर अब शुक्रिया प्रमोद जी। हाँ, हाँ। अब हम वो गजल सुनना चाहेंगे जिसका आपने पहले जिक्र किया था, हुस्नो इश्क वाली। जी क्योंकि जी कहते जी हैं जी। गजल गजल तो केवल श्रृंगार के लिए ही लिखी गई थी, कभी अपनी महबूबा के बढ़ाई के लिए हाँ, लिखी गई थी। रिवायती गजल वही कही जाती है, हाँ, तो वही सुनना शुरुआती दौर में चाहेंगे हम। वही जी जी जी, शुरुआती दौर में गजल का वही रंग हुआ ही करता था। हाँ, तो वही सुनिए। जी सर, तो मैं वो गजल आपके सामने एक रखता हूँ। तो मैं गजल पढ़ूं उसके पहले मैं चार पंक्तियां सुना देता हूँ, एक मतला और एक शेर, और उसके बाद एक पूरी मुकम्मल गजल आपके सामने रखूंगा। तो हाजिर है ये चार मिसरे। स्वागत है सर, स्वागत। भाग्य की और मेरी दुश्मनी भी नहीं, भाग्य की और मेरी दुश्मनी भी नहीं, मैं मुकद्दर का लेकिन धनी भी नहीं, भाग्य की और मेरी दुश्मनी भी नहीं, मैं मुकद्दर का लेकिन धनी भी नहीं। और इस तरह से सरे आम लूटा गया, इस तरह से सरे आम लूटा गया, कि दिल चला भी गया रहजनी भी नहीं, इस वाह। तरह से। और अब मैं रूमानी गजल यानी कदीमी शायरी वाली, जैसा कि आपने चाहा है, मैं आपके सामने रखता हूँ। तो हाजिर है सीधे सीधे गजल का मतलब। भीड़ में रखे उसे या उसे तन्हा रखे, भीड़ में रखे उसे या उसे तन्हा रखे, और मेरा अल्लाह मेरे यार को अच्छा रखे, भीड़ में रखे उसे या उसे तन्हा तन्हा। रखे। शेर भी हाजिर खिदमत है। प्यार जीने नहीं देता है, न मरने देता, प्यार जीने नहीं देता है, न मरने देता,
प्यार करना है तो इंसान कलेजा रखे, और मेरा अल्लाह मेरे यार को अच्छा रखे, भीड़ में रखे उसे या उसे तन्हा रखे। और ये शेर भी समाप्त कर ले कि मेरे मौला उसे तकलीफ न देना कोई, मेरे मौला उसे तकलीफ न देना कोई, वो भले यूं ही मेरे जख्म को ताजा रखे। क्या बात है, क्या दुआ है। और मेरा अल्लाह मेरे यार को अच्छा रखे, भीड़ में रखे उसे या उसे तन्हा रखे। और ये शेर जो मैं कहने जा रहा हूँ ये बतौर खास मैं आपके सामने रखता हूँ, तो हाजिर है ये शेर। उससे बढ़े कर के फरेबी ना मिलेगा कोई, उससे बढ़े कर के फरेबी ना मिलेगा कोई, जो किसी और का होने दे ना अपना रखे। क्या बात, वाह, 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 वाह। और बहुत मेरा सुंदर, बहुत सुंदर। अल्लाह मेरे यार को अच्छा रखे, भीड़ में रखे उसे या उसे तन्हा रखे। और मक्ता भी मुलाहिजा करें, मक्ता हाजिर करते हैं आपके सामने। काश मुमकिन हो के हो जाए कुंवर ऐसा भी, काश मुमकिन हो के हो जाए कुंवर ऐसा भी, मेरा महबूब हर एक राज पे पर्दा रखे। क्या वजनदार शेर है, मजा आ गया। और मेरा अल्लाह मेरे यार को अच्छा रखे, भीड़ में रखे उसे या उसे तन्हा रखे। यही है सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आदरणीय, हम गजल के बारीकियों के बारे में और आपसे कुछ जानना चाहेंगे। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने परिवार के बारे में कुछ बताएं, हमारे श्रोताओं को थोड़ा ज्ञान हो कि जी सर, आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में। तो परिवार के बारे में तो मैंने संक्षिप्त सा बताया कि हमारे जो मदर फादर थे, अब हम लोग जब छोटे थे उस जमाने की बात है, हमारे मदर फादर वो बेचारे किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके हम लोगों को, भाई बहनों को पढ़ा पाए, यही बहुत बड़ी बात थी। हम लोग बड़े गरीब परिवार से हैं और खैर उन्होंने पढ़ा दिया, लिखा दिया। मेरे बड़े भाई भी रिजर्व बैंक में थे और अच्छे पद से रिटायर हुए। मेरी बहन भी इस समय बरेली में है और मैं लाइफ इंश्योरेंस से रिटायर हुआ, आपको पता ही है। तो ये बात रही। तो हम बाकी रही मेरे अपने परिवार की बात है, तो मेरी वाइफ
और मैं और मेरे 4 बेटियां थी। मेरी वाइफ जो 2013 में कैंसर की गिरफ्त में आ गई थी, वो 1 जुलाई 2019 को यानी 6.5 साल कैंसर से जंग लड़ती रही और उसके बाद वो इस दुनिया फानी से रुखसत हो गई। तो इस तरह से मिसेस तो अब नहीं है हमारे साथ, लेकिन उनकी बड़ी ये कृपा रही कि उन्होंने अपने जीते जी सब बच्चियों को इतना बढ़िया पढ़ा दिया, लिखा दिया कि सब बच्चियां मेरी 4 बेटियां हैं, चारों बेटियों में 3 तो गवर्नमेंट सर्विस में है और 1 प्राइवेट सर्विस में है। तो सारी की सारी कोई मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि यूँ कह लीजिए मैं उन पर तो हाँ, तो इतना बढ़िया हमारी मिसेज ने सबको पढ़ा लिखा दिया। तो वही है, बस भगवान की मेरे ऊपर, मैं तो यही कहूंगा कि जो भी दिया उस ऊपर वाले ने, शायद मैं इतना के लायक भी नहीं था, लेकिन बहुत कुछ दिया ऊपर वाले ने मुझे। और बाकी आप लोग थोड़ा बहुत मेरी प्रशंसा जो कर देते हैं, इससे भी मेरा हौसला बढ़ जाता है। ये आप लोगों की भी बड़ी कृपा है। यही है सर मेरा छोटा सा परिवार बस। बात समझ। तो सर अगर मान लो कुछ हमें बताइए गजल के लिए प्रारंभिक कुछ बारीकियां। हाँ, गजल की देखिए, एक तो मैंने बताया कि अगर आप धुन से पकड़ के लिखते हैं तो उसमें गलती की संभावनाएं रहती हैं, लेकिन अगर आप 100% अच्छा लिखना चाहते हैं तो आपको व्याकरण सीखना पड़ेगा, नंबर 1 बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर आदमी के मन में भाव होते हैं सर। ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं जिसके मन में कोई भाव ही ना उमड़ता हो, ऐसा कोई भी आदमी नहीं होगा। अब ये है कि अपने भावों की अभिव्यक्ति वो किस माध्यम से करता है, ये एक अलग बात है। तो वो अपने भावों की अभिव्यक्ति अपनी पसंदीदा विधा से करता है, ऐसा मैंने देखा है, ऐसा मैंने हमेशा महसूस भी किया है। जैसे कि किसी आदमी को कहानी लिखने में बहुत रुचि है तो अपनी कहानी में अपनी वेदना व्यक्त करता है, कोई लघु कथा में अपनी वेदना व्यक्त करता है, कोई दोहा में अपनी वेदना व्यक्त करता है, कोई गीत में अपनी बात कहता है। अलग अलग विधाएं हैं जिसमें लोग अपनी अपनी बात, जिसमें उसको रुचि ज्यादा होती है उसमें उसे कहने में भी सहूलियत होती है। तो सबसे पहली बात तो ये है, अगर गजल में रुचि है तो आप जल्दी उसको पकड़ पाएंगे। रुचि होना बहुत जरूरी है। नहीं है रुचि तो ठीक है, आप कोशिश कर सकते हैं, अन्य विधाओं में भी लिखने की कोई बंदिश तो है नहीं कि नहीं लिखेंगे, लेकिन बेहतर ये है कि रुचि आप डेवलप करें अगर गजल में लिखना चाहते हैं तो। गजल इतनी पसंदीदा विधा है कि आप ये देखिए, जो देखने में आता है कि कोई भी आदमी किसी भी विधा का लिखने वाला, मान लीजिए कोई आदमी दोहा लिखता है, लेकिन उसके बाद भी उसके मन में एक ये हमेशा एक तड़प रहती कि यार मैं गजल भी लिख लूं, कोशिश में लगा रहता है। आपने देखा होगा कोई गीत लिखता है उसके अंदर भी एक तड़प रहती है, अरे मैं गजल क्यों नहीं लिख रहा हूँ, मैं गजल भी लिखूंगा और गजल भी पढ़ूंगा। तो ये उस आदमी का आकर्षण नहीं है, ये गजल की विधा का आकर्षण है। मैं इसको गजल का आकर्षण मानता हूँ कि हर आदमी उसकी तरफ खींचा चला जा रहा है। तो जब इस विधा में इतना आकर्षण है तो भाई थोड़ा सा उसकी तरफ टाइम भी दे दो, यानी कहने का मतलब थोड़ा सा उसके बारे में सीख भी लो। एक और खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा गजल के बारे में कि जहां तक आप ये देखिए कि गुरु शिष्य की जो परंपरा है तो हिंदी में तो बहुत कम दिखाई पड़ती है, लेकिन उर्दू में जो लोग जिनकी मातृभाषा उर्दू है, इसको हम ऐसे कह दें, तो उन लोगों में अगर आप देखिए तो वहां पर गुरु शिष्य की परंपरा बहुत अच्छी तरह से आज भी विद्यमान है। आज भी उसको लोग निभाते हैं गुरु शिष्य की परंपरा। आज भी अगर कोई शायरी करता है तो उसका एक गुरु जरूर होगा। मैं उर्दू जो लोग पसंद करते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि अगर वो शायरी सीख रहा है तो उसका कोई गुरु जरूर होगा, जहां से वो बारीकियां सीखता होगा, जहां वो अटकता होगा शायरी में, वो वहां उससे संपर्क करता होगा। अब वो अपनी चॉइस के हिसाब से गुरु बनाएगा, जिसको वो लगता होगा हम इनसे आसानी से बात कर सकते हैं, इनको जानकारी है, लेकिन हम इनसे आसानी से बात भी कर सकते हैं, तो उसको बनाएगा। वो चॉइस उसके ऊपर है, लेकिन बनाता जरूर है गुरु वो। हिंदी में पता नहीं क्यों, अब ये हिंदी मैं खुद भी हिंदी वाला, मैं अपने आप को ये नहीं कहता मैं उर्दू वाला हूँ, मैं हिंदी वाला हूँ, लेकिन हाँ ठीक है उर्दू सीखी है मैंने, लेकिन ये एक कमी है हिंदी वालों में। पता नहीं क्यों गुरु बनाने से लोग घबराते हैं। गुरु खुद, बल्कि मैं सही शब्दों में कहूँ तो सब खुद ही गुरु बने, खुद ही गुरु सही शब्दों में मैं आपसे कहूँ तो थोड़ा हमें भी हंसी आ रही कहने में कि सब खुद ही गुरु बने हुए हैं। तो इसकी वजह से शायद जितनी अच्छी पकड़ गजल पर हिंदी वालों की होनी चाहिए वो नहीं बन पा रही है।
तो थोड़ा सा समर्पण भाव लाना पड़ेगा। और जब आप समर्पण भाव लाएंगे, किसी जिसको भी आप ठीक समझे, मैं ये नहीं कह रहा किसी खास आदमी को, किसी अमुक आदमी को आप बनाए, जिसको भी आप बेहतर समझे उससे आप सीखें, और सीखें तो समर्पण भाव से सीखें। उससे कहें सर ये भाव है, इसको हम अपनी गजल में ढालना चाहते हैं, मैंने ऐसे डालने की कोशिश करी है, ये किस बहर में बैठेगा, आप इसको हमारी बहर में सही नहीं बैठ रहा हो तो इस बहर में ढाल दीजिए, या किसी दूसरी बहर में ढाल के हमें बता दीजिए, तो हमें थोड़ा सा सहूलियत हो। लेकिन ये आपकी समर्पण भावना पर निर्भर करेगा, वो बताएगा, ऐसा नहीं कि नहीं बताएगा। उर्दू वाले तो ऐसे ही सीखते हैं, कैसे सीखते हैं आप बताए, ऐसे ही सीखते हैं। लेकिन हिंदी में अब चूंकि सभी गुरु हैं तो ये थोड़ी सी विडंबना है। बस मेरा सुझाव है कि जिससे भी आपको सीखना हो, पहले तो आपको लगन डेवलप करनी पड़ेगी गजल के प्रति, और जब आप डेवलप कर लेंगे लगन को, तो फिर आप एक कोई आदमी उसके साथ जुड़ जाइए जिससे भी आपको सीखना हो, आप बेहिचक। मैंने तो एक बार भाई साहब, मैं आपको बताऊं, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लिया था, जिसमें मैं आजकल बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप उस पर चलते हैं, फेसबुक पर, वहाँ फिल्मबदी चलती है, एक मिसरा दे देते हैं, उस पर मार धनाधन लोग शेर कहने लगते हैं, चाहे गलत सही जैसे भी उड़ेलते रहते हैं। मैंने वो नहीं किया। मैंने कहा कि एक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें मैंने पहले अपने फेसबुक पे डाला कि जो भी आदमी गजल सीखना चाहता है वो हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। और मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप खोल लिया है, जिसमें मैं उसकी गजल संबंधित सारी समस्याओं का निदान कर दूंगा। और मैं एक नया पैसा चाहता था, मेरा अगला प्रश्न यही होता। हाँ, मेरा और अगला एक प्रश्न नया यही होता जी कि सर, अगर मान लो कोई सीखना चाहे आपसे, तो आप वो सहूलियत प्रदान करेंगे क्या? मैंने खुद ही मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप खोला, मैंने कहा कि मैं एक नया पैसा किसी से फीस नहीं लूंगा, बस ये उसमें अनुशासन बना के रखना होगा। और मैं अलग अलग टाइम टेबल बना देता हूँ, जैसे फला दिन जो है वो मैं गजल के व्याकरण के बारे में, एक चैप्टर के बारे में या एक खास सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। दूसरे दिन मैं उस सब्जेक्ट का टेस्ट लूंगा। तीसरे दिन मैं एक मिसरा दूंगा, और उस पर आपको एक शेर कहना, ये नहीं कि 50 शेर कह दिया, वो नहीं, एक ही शेर कहना है, कोशिश करना है सही। दूसरे दिन मैं उसको सही करके दिखाऊंगा। तो मैंने एक टाइम टेबल बनाया था 1 हफ्ते भर का, तो मैंने उसको चलाया और उससे बहुत लोगों को लाभ हुआ। दिक्कत उसमें मैंने बहुत सारी सहूलियतें दी थी। जैसे कोई भी आदमी ऐसा टाइम टेबल बनाए तो भाई साहब क्या दिक्कत आती है, आप देखिए दिक्कत आती, महिलाएं कहती कि भाई आपने ये बताया था, उस समय मेरे पास टाइम नहीं था, शाम को हम लोग बिजी रहते हैं। एक बात मैं बता रहा हूँ, शाम को महिलाएं कहती हम बिजी रहते हैं, हम खाना बनाना पड़ता है, परिवार खाना, तो में हम बिजी रहते हैं। दिन में रखो, दिन में आदमी कहता है हम ड्यूटी चले जाते, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं। आपने दिन में बताया तो इसलिए जो है वो मैं मेरी समझ में नहीं आया। अब देख कितनी दिक्कतें आती है। मैंने सब रास्ते निकाल लिए। मैंने कहा कि मैं सवेरे एक अपनी बात वहां पर समझा दूंगा और वो दिन भर वो पोस्ट पड़ी रहेगी, जिसको जब टाइम मिले तब वो उसको देख ले, तब खोल के देख ले। मेरी कोई बंदिश नहीं किसी पर, कोई एक नया पैसा मैं किसी से नहीं लूंगा, न टाइम की कोई बंदिश है। इससे ज्यादा सहूलियत मैं क्या दे सकता था भाई? क्या दे सकते हो? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। टाइम की भी बंदिश नहीं, पैसे की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन यह है कि लोगों ने लाभ भी बहुत उठाया और बहुत दिनों तक वो चला भी। और अभी क्या बंद हो गया तो हाँ, लगभग 1 आध साल चला, इसके बाद तो वो बंद ही हो गया। लेकिन ये है कि अगर लोग चाहेंगे तो फिर उस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन वही है कि उधर की तरफ रुझान होना बहुत जरूरी है। लगन है तो सिखाने वाले को भी मजा आता है, मैं सही बता रहा हूँ आपको। सही बात, बिल्कुल सही। तो सर अब हम इस कार्यक्रम को, इस यात्रा के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं और हम चाहेंगे कि अब आपसे एक और गजल सुन ली जाए। चलिए सर, गजल सुन ले तो मैं एक रुमानी ही गजल सुना दूं, कोई रिवायती गजल सुना दूं? बिल्कुल, रुमानी सुनाइए सर। जी सर, तो मैं एक रुमानी गजल अभी इसके पहले सुना चुका हूँ, तो मैं गजल रुमानी आपके सामने फिर रख देता हूँ। सही कहा भाई साहब ने, लगभग समय भी समाप्ति की ओर है, तो सीधे सीधे बिना किसी भूमिका के गजल का मतलब हाजिर है। उनसे मिली निगाह अभी कल की बात है, उनसे मिली निगाह अभी कल की बात है। मैं खुश था बेपनाह
अभी कल की बात है, उनसे मिली निगाह, अभी कल की बात है। और शेर भी देख लें। पहलू में उनकी खुद को समझता रहा हूं मैं। क्या समझता रहा हूं, ये मिसरा सानी में पता चलेगा, शेर बहरहाल आपके सामने। पहलू में उनकी खुद को समझता रहा हूं मैं, पहलू में उनकी खुद को समझता रहा हूं मैं। जन्नत का बादशाह अभी कल की बात है। क्या बात। जन्नत का बादशाह अभी कल की बात है। मैं खुश था बेपनाह, अभी कल की बात है, उनसे मिली निगाह, अभी कल की बात है। और ये शेर भी खास तौर से आपके सामने कि मेरी गजल पे आज वो बैठे हुए हैं चुप, मेरी गजल पे आज वो बैठे हुए हैं चुप, मेरी गजल पे आज वो बैठे हुए हैं चुप, करते थे वाह वाह, अभी कल की बात है। क्या बात। करते थे वाह वाह, अभी कल की बात है। मैं खुश था बेपनाह, अभी कल की बात है, उनसे मिली निगाह, अभी कल की बात है। और एक शेर और हाजिर है। मेरा हर एक ऐब था लगता उन्हें हुनर, मेरा हर एक ऐब था लगता उन्हें हुनर, मेरा हर एक ऐब था लगता उन्हें हुनर, उजला करूं या स्याह, अभी कल की बात है, उजला करूं या स्याह, अभी कल की बात है। मैं खुश था बेपनाह, अभी कल की बात है, उनसे मिली निगाह, अभी कल की बात है। अब मक्ता भी समाप्त कर ले साहब। देखो कुंवर जमाना गुनहगार कह रहा, देखो कुंवर जमाना गुनहगार कह रहा, देखो कुंवर जमाना गुनहगार कह रहा, कहता था बेगुनाह, अभी कल की बात है। क्या परिवर्तन आता है। कहता था बेगुनाह, अभी कल की बात है।
मैं खुश था बेपनाह, अभी कल की बात है, उनसे मिली निगाह, अभी कल की बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत समा बांध दिया आपने। तो आज हमारा ये पटल धन्य हो गया, आप जैसे शख्स को पा करके, आप जैसे शख्स को बुला करके। इस पटल की और भी छवि बन गई है, इस पटल की और भी ख्याति बढ़ गई है। तो आदरणीय, अंत में मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप कोई संदेश देना चाहें, वो संदेश दे दीजिए। और इस कार्यक्रम के बारे में भी अगर कोई आप संदेश देना चाहें, इसमें कोई सुधार की आपको गुंजाइश दिखती हो, तो वो भी आप हमें बताएं, तो हम इस कार्यक्रम में वो सुधार भी कर सकेंगे। सर सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया, सबसे पहले तो सर मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और आपके पटल का शुक्रिया अदा करूंगा कि मुझे आपने और आपके पटल ने ये मौका दिया कि मैं आपके सामने आपके पटल पर आ सका और आपके जो भी दर्शक गण हैं उनके रूबरू हो सका। तो और जो भी दर्शक देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि अपना समय, कीमती समय में से कुछ समय निकाल के वो हमें सुन रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और जहां तक संदेश की बात है, संदेश तो सर सब समझदार लोग हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं सब मैं समझता हूँ समझदार है। बस एक ही संदेश है कि जिस भी विधा में आपकी रुचि है, जिस भी तरफ आपका लगाव है, उस विधा की तरफ आप पूरे तन्मयता से, पूरी तल्लीनता से लग जाइए। संभव हो तो जिसको भी आप अच्छा समझते हो उसकी उंगली पकड़ लीजिए, तो ये आपकी बेहतरी के लिए होगा। उंगली पकड़ने से तात्पर्य आप समझ गए होंगे। आप किसी भी गुरु बिना ज्ञान नहीं आएगा। हाँ, जिसको भी आप बेहतर समझते हैं अगर उसको उसकी उंगली पकड़ लेंगे तो आपकी बेहतरी ही होगी। इसमें कहीं से आप नीचा नहीं महसूस करेंगे। हिंदी वाले ज्यादातर सोचते हैं जब हम किसी की उंगली पकड़ लेंगे तो वो ऊपर हो जाएगा, मैं नीचे हो जाऊँ। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप ऊंचे हो जाएंगे। वो कहाँ से ऊंचा हो जाएगा भाई, वो तो मदद कर रहा है, उसका काम ज्ञान बांटना हो तो बांट ही देगा। आप नहीं लेंगे दूसरे को, किसी को मिल जाएगा। लेकिन अगर रुचि है तो जिस भी तरफ है, अगर गजल की तरफ है तो गजल, गीत की तरफ है तो गीत वाले, किसी न किसी की उंगली पकड़ लीजिए। और सर आपका तो प्रोग्राम वैसे ही बहुत शानदार है, इसमें मैं क्या सुझाव दे सकता हूँ? मैं तो एक साधारण सा आदमी हूँ, मैं सुझाव क्या दे सकता हूँ? आपने बहुत लंबी यात्रा जो है करी है, तो आपको काफी अनुभव है। हमारे साथ में आदरणीय अशोक मिश्रा जी जुड़े हैं, काफी देर से जुड़े हुए हैं वो, मैं उनका नाम नहीं ले सका। आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत आपका, आप आए, बहुत पधारे आप, आपका बहुत बहुत आभार। तो मित्रों, आप कह रहे हैं कि उंगली पकड़ लीजिए, ये आपका बड़प्पन है जो उंगली की बात कर रहे हैं। बाकी मैं तो ये कहूंगा कि उंगली नहीं, चरण पकड़ लीजिए, क्योंकि जो झुकेगा वही पाएगा, जो झुकेगा नहीं वो नहीं पाएगा। फल उसे पेड़ पे लगेंगे जो झुका हुआ होगा। पेड़ जब भी झुकेगा जब उस पर फल लगेंगे। तो आपको अगर फल चाहिए, आपको कुछ प्राप्त करना है, तो आपको झुकना ही पड़ेगा, गुरु का आपको हाथ पकड़ना ही पड़ेगा। तो मित्रों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम, कुंवर कुशमेश जी के साथ में साक्षात्कार, गीतों भरा, गजलों भरा साक्षात्कार। फिर हम इनसे कभी मिलेंगे इसी पटल पर या किसी अन्य पटल पर। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहूंगा और कुशमेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका बहुत बहुत आभार करता हूं कि आप पटल पर पधारे और इस पटल को आपने धन्य किया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और सभी श्रोताओं का और देखने वालों का बहुत 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 शुक्रिया। एक बात और, ये कार्यक्रम YouTube पर भी प्रसारित हो रहा है। इसका मैं लिंक आपको WhatsApp पर डाल दूंगा और कुशमेश जी को भी भेज दूंगा, ये अपने मित्रों को भेज देंगे, तो आप सब लोग इसको पुनः 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 देख सकेंगे और आनंद उठा सकेंगे। जी तो सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ में सभी को नमस्कार। जय सिया राम, जय हनुमान, जय भारत, जय हिंदुस्तान। जय हिंद सर, जय हिंद।